हो चुका आगाज, रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। इसलिए दोस्तों लगातार मेहनत करिए, प्रयास करिए, संघर्ष करिए, आप सभी को सफलता जरूर मिलेगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो एग्रीकल्चर से जुड़े सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम लगातार एनिमल हस्बेंड्री का टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने गाय, भैंस, भेड़, बकरी से संबंधित प्रमुख शब्दावली और उनकी नस्लों का वर्गीकरण, नस्लों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जान लिया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ऊंट से संबंधित प्रमुख जानकारी, ऊंट की शब्दावली और ऊंट की नस्लें और उनकी विशेषताओं के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखें, आप सभी के पूरा टॉपिक जरूर समझ में आने वाला है। और दोस्तों मैं आप सभी को बिल्कुल शॉर्ट तरीके से नोट्स बताऊंगा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखिए, आप सभी को ये पूरा टॉपिक जरूर समझ में आएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम ऊंट से संबंधित प्रमुख शब्दावली, ऊंट की प्रमुख जानकारी और इसके बाद हम ऊंट की प्रमुख नस्लें और उनकी विशेषताओं के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषताओं को बताया है, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखिए दोस्तों क्या है, ऊंट क्या है, बहुत ही अच्छा जानवर है, जो कि पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में भी क्या है, इसको बहुत ही उपयोग में लिया जाता है। खेत जोतने, हल चलाने के लिए खेतों में, और भार ढोने के लिए वाहन के रूप में इसको उपयोग में लिया जाता है। ऊंट रेगिस्तान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऊंट के पैरों में क्या होती है, गद्दीदार होते हैं, जो कि रेगिस्तान की रेत में चलने के लिए ऊंट बहुत ही उपयुक्त होता है। ठीक है, इसलिए क्या है, ऊंट की सबसे ज़्यादा संख्या राजस्थान में पाई जाती है। अब देखिए दोस्तों, ऊंट दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो होता है हमारे पास अरेबियन ऊंट होता है, एक तो होता है अरेबियन ऊंट और एक होता है एशियन ऊंट। अरेबियन जो ऊंट होता है, इसे क्या कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, कैमेलस ड्रोमेडेरियन, कैमेलस ड्रोमेडेरियन है। और जो एशियन ऊंट है, इसका नाम क्या है, कैमेलस बैक्ट्रियंस। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनको ध्यान में रखना, इस साइंटिफिक नेम को। देखिए दोस्तों, जो अरेबियन ऊंट है उसकी विशेषताएं क्या क्या है। ये जो ऊंट अरेबियन ऊंट, जिसमें एक कुबड़ पाई जाती है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक कुबड़ वाला ऊंट कौन सा है, बैक्ट्रियंस है या ड्रोमियंस है। ठीक है, बैक्ट्रियंस है या ड्रोमेडेरियन है, कौन सा है, तो ये पूछा जा सकता है। ये जो अरेबियन ऊंट है, ये भारत व उत्तरी अफ्रीका जैसे देशों में पाया जाता है, और ये शुष्क व गर्म जलवायु जैसे स्थानों पर पाया जाता है। राजस्थान में कैमेलस ड्रोमेडेरियन प्रजाति का ऊंट पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब एशियन ऊंट के बारे में देखिए। एशियन जो ऊंट होता है, इसमें दो कुबड़ पाई जाती है। कितनी कुबड़ पाई जाती है, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है कि दो कुबड़ वाला ऊंट कौन सा है, बैक्ट्रियंस है या ड्रोमेडेरियन है। तो आपको क्या बताना है, बैक्ट्रियंस। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखिए, भारत में सबसे ज्यादा ऊंट कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं, क्योंकि राजस्थान की क्या है, जलवायु गर्म है, और राजस्थान में क्या है, रेत पाई जाती है, जो कि ऊंट के चलने के लिए बहुत ही अनुकूलित है। ठीक है दोस्तों, और ये एशियन जो ऊंट है, ये ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है, जैसे लद्दाख में भी पाया जाता है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है एशियन ऊंट की। ऊंट जो है, ऊंट की कुबड़ में क्या होती है, वसा की परत पाई जाती है। आपने देखा होगा, ऊंट जो है उसकी कुबड़ में वसा की परत पाई जाती है। अब वसा की परत होने के कारण क्या है, ऊंट का जो तापमान है, ऊंट का जो टेम्परेचर है, वो बाहर नहीं आ पाता, और टेम्परेचर बाहर नहीं आ पाएगा तो जल की भी ज़्यादा हानि नहीं होगी, और जल की भी ज़्यादा हानि नहीं होगी तो ऊंट को क्या है, जल की ज़्यादा जरूरत भी नहीं होगी। इसलिए क्या है दोस्तों, ऊंट लंबे समय तक बिना पानी पिए भी रह सकता है। अब देखिए दोस्तों, ऊंट को राजस्थान में राज्य पशु कब घोषित किया गया। देखिए दोस्तों, राजस्थान को जो राज्य पशु है वो चिंकारा भी है और ऊंट भी है। ठीक है दोस्तों, जो ऊंट है उसको 30 जून 2014 को राज्य पशु घोषित किया गया है। ठीक है, 30 जून 2014 को राज्य पशु घोषित किया गया है ऊंट को। ऊंट जो होता है, ऊंटनी का गर्भकाल कितना होता है दोस्तों, कितने समय में जो ऊंट है, ऊंटनी का बच्चा तैयार होता है, वो कितने समय में हो जाता है, 390 से 410 दिन में। 390 से 410 दिन में ऊंट का बच्चा बनकर तैयार हो जाता है। लगभग क्या है, एक साल से थोड़ा बहुत ऊपर है। ठीक है दोस्तों, तो इसका गर्भकाल इतना होता है, 390 से 410 दिन के बीच में होता है। गर्भधारण 3 से 4 वर्ष में जो नया बच्चा होता है, जो नई ऊंटनी होती है, ठीक है, वो 3 से 4 वर्ष में गर्भधारण शुरू कर देती है। मध्य चक्र कितना होता है ऊंटनी का,
14 दिन, 14 दिन में प्रत्येक 14 दिन में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, जो मधुचक्र चलता है दोस्तों। 14 दिन का होता है, इसमें प्रत्येक 14 दिन में क्या होता है, अंडे का क्या होता है, निर्माण होता है, अंडा स्रावित होता है। यौन आरंभ कितना होता है, 36 से 48 माह है दोस्तों। यौन आरंभ का मतलब होता है कि जो ऊँटनी है वो प्रजनन के लिए कितने वर्ष में तैयार हो जाती है दोस्तों, तो 3 वर्ष में, 3 या 3.5 वर्ष में ऊँटनी जो है ये प्रजनन के लिए तैयार हो जाती है। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान कहाँ है, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान या प्रजनन केंद्र कहाँ है दोस्तों, जोहड़बीड़ बीकानेर में है। कहाँ है, जोहड़बीड़ बीकानेर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, तो आप सभी को याद में रखना है इसे। राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊँट कहाँ पाए जाते हैं, बाड़मेर में पाए जाते हैं। और सबसे कम ऊँट कहाँ पाए जाते हैं, झालावाड़ में पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए, अगर भारत में है, भारत में सबसे अधिक ऊँटों की संख्या में प्रथम स्थान राजस्थान का है। उसके बाद भारत में, इसके बाद गुजरात में दूसरे नंबर पर ऊँट पाए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास देखिए मादा जो ऊँट है, मादा ऊँटनी को क्या कहा जाता है, मादा ऊँट को क्या कहते हैं, हम सांडीनी कहते हैं। क्या कहते हैं, सांडीनी कहते हैं। ऊँटनी के दूध में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। और जो अन्य पशु हैं जैसे भैंस, गाय, बकरी, उनमें क्या पाया जाता है, विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। अब देखिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और बच गई है, इसके बाद हम नस्लों के बारे में देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और बची है, इसे भी देख लीजिए। इसके बाद हम ऊँट की प्रमुख नस्लों के विशेषताओं के बारे में जानेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखिए दोस्तों, राज्य में ऊँट पालक जाति क्या कहलाती है, जो ऊँट का पालन करती है, जो ऊँट को पालती है, उस जाति को क्या कहते हैं, रायका या रेबारी कहते हैं। ऊँट का जो होता है दोस्तों, ऊँट के बीमार होने पर पाबूजी की फड़ लगाई जाती है, फड़ बांधी जाती है। कौन है पाबूजी, पाबूजी जो है दोस्तों, ये एक लोक देवता है, जिन्हें ऊँट का देवता भी कहा जाता है। जब कोई भी पशु बीमार हो जाता है तो उस पर क्या हो जाता है, उसके पाबूजी की फड़ बांध दी जाती है। फड़ जो है दोस्तों, ये क्या होता है, ये फड़ एक सूती कपड़ा होता है, एक रेजी कपड़ा होता है, जिस पर इन लोक देवताओं के इतिहास के बारे में इनकी जानकारी लिखी हुई होती है। उसे क्या कहते हैं, फड़ कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों आप राजस्थान जीके पढ़ना चाहते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए दोस्तों, ऊँट की खाल पर जो कला होती है दोस्तों, उस्ता कला कहते हैं उसको। ऊँट की खाल पर जो कला होती है उसे उस्ता कला कहते हैं। ऊँट की खाल या बाल पर जो बालों या खाल को हटाकर चित्र बनाए जाते हैं, उस कला को क्या कहते हैं, उस्ता कला कहते हैं। दोस्तों एक इलाही बख्श नाम का चित्रकार था, इलाही बख्श नाम का। उस बख्श ने गंगा सिंह जो शासक था उसका चित्र ऊँट की खाल पर बनाया था। ठीक है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, ऊँट में रोग जो होता है, सर्रा रोग, ये सबसे अधिक रोग होता है। त्रिवर्ष रोग भी कहते हैं, क्योंकि क्या है, ये 3 वर्ष तक चलता है। और ये जो सर्रा रोग है, ये क्या है, एक बुखार की बीमारी है। ये क्या है, एक बुखार की बीमारी है। और ये जो है, ये ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई परजीवी के कारण होता है। ये जो ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई, ये एक प्रोटोजोआ है, जो कि क्या है, रक्त का परजीवी है। एक तरह से क्या है, एक परजीवी रोग है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए, एक रोग होता है राजस्थान में खुजली का, जिससे कौन से परजीवी के कारण होता है, ये सरकोप्टिस कैमेलाई परजीवी के कारण होता है ये रोग। ऊँट में अन्य रोग कौन कौन से होते हैं, जैसे दस्त लगना, आफरा आना, खुजली होना, निमोनिया, गलघोटू। दोस्तों ये सभी रोग हम आगे पढ़ेंगे, एनिमल डिजीज के जब टॉपिक आएगा तो वहाँ पर पढ़ेंगे। हम लगातार एनिमल हस्बेंड्री के टॉपिक पढ़ रहे हैं दोस्तों। इसके बाद एनिमल के डिजीज आएंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ऊँट के बच्चे के ब्याने के 1 घंटे के अंदर क्या होता है, खीस पिला देना चाहिए, नहीं तो क्या है, उसमें संक्रमण का खतरा रहता है। अब देखिए दोस्तों, ऊँट में मद आने की अवस्था, मतलब ऊँट के प्रजनन की इच्छा होना, ऊँट के जो संभोग की क्रिया के लिए उत्तेजना होती है, उसे क्या कहते हैं, रट या मस्त अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, रट या मस्त। उसमें क्या हो जाता है, ऊँट बिल्कुल मस्त हो जाता है उसके आते ही, उत्तेजना को आते हुए।
ऊंट की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी हैं दोस्तों? सभी नस्लों को याद करने के लिए एक ट्रिक है, बीज में नागो। क्या है ट्रिक? बीज में नागो। इसी ट्रिक को आपको इसका कोई मीन नहीं निकालना है। इस ट्रिक से आप सभी को ऊंट की जो प्रमुख नस्लें हैं, जो मुख्य नस्लें, वो याद हो जाएंगी। बीज के बी से हो गया बीकानेरी, जैसे हो गया जैसलमेरी, मैं से हो गया मेवाड़ी, ना से हो गया नाचना ऊंट, ठीक है, और गो से हो गया गोमट। ये सभी क्या है? प्रमुख नस्लें, मुख्य नस्लें। इसके अतिरिक्त अन्य नस्ल कौन कौन सी हैं ऊंट की? अलवरी, मारवाड़ी, सिंधी, कच्ची। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नस्लें नहीं है दोस्तों। बीकानेरी, जैसलमेरी और मेवाड़ी जो नस्लें हैं, ये क्या है? अधिकांश राजस्थान में पाई जाती है ये नस्लें। और दोस्तों मैं आप सभी को एक इम्पोर्टेंट जानकारी और देना चाहता हूँ। 2019 की जो 20वीं पशु जनगणना है, उसमें ऊंट की सर्वाधिक संख्या कम पाई गई है। लगभग 34% ऊंट की संख्या कम हुई है 20वीं पशु जनगणना के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। और ऊंट को क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, क्योंकि ऊंट क्या है? रेगिस्तान में आसानी से रेत पर गद्दीदार पैर होने के कारण आसानी से चल सकता है, इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम एक एक नस्लों की जो मुख्य नस्लें हैं उनकी विशेषताएं पढ़ते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए दोस्तों, नस्लों की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं और महत्वपूर्ण विशेषताएं देखेंगे। जो फालतू विशेषता है उसको हम नहीं देखेंगे। यहाँ पर मैं केवल महत्वपूर्ण विशेषताएं बताऊंगा, जो केवल एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली नस्ल हमारी बीकानेरी। बीकानेरी जो नस्ल है, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान जोहड़बीर बीकानेर से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। विशेषताएं देखिए दोस्तों, गहरे भूरे रंग का ये ऊंट होता है। ऊंचाई लगभग 10 से 12 फीट होती है इस ऊंट की। आंखों के ऊपर ललाट पर एक गड्ढा होता है। क्या होता है? एक गड्ढा होता है, जिससे कहते हैं हम स्टोप। जिससे क्या कहते हैं? स्टोप। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका कि स्टोप कौन से ऊंट के नस्ल की विशेषता है? तो कौन से नस्ल की विशेषता है? बीकानेरी। बाहर वे कृषि कार्य के लिए अच्छे होते हैं। ऊंट की विश्व में सबसे सुंदर नस्ल, बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता है, मादा के थन में बड़े होते हैं। क्या होते हैं? थन बड़े होते हैं। वह चूचक में 2 छेद होते हैं, मतलब थन में क्या होते हैं? 2 छेद होते हैं। अब देखिए जैसलमेर नस्ल, इस नस्ल की उत्पत्ति जैसलमेर में थार के रेगिस्तान, थार के केर से मानी जाती है। थार के केर से मानी जाती है। मुख्य तो क्या है? जैसलमेर है। विशेषताएं देखिए, स्टॉप अनुपातिक, इस नस्ल में स्टॉप क्या होता है? नहीं होता है। ऊंचाई क्या है? 7 से 9 फीट होती है। ये जो ऊंट है, ये दौड़ व सवारी के लिए उपयुक्त होता है, इसलिए इस ऊंट को जो पुलिस है, पुलिस व सेना में काम में लिए जाते हैं दोस्तों। पुलिस व सेना में काम में लिए जाते हैं। आपने देखा होगा, जो बॉर्डर पे जो हमारे क्या होते हैं? जवान होते हैं। हमारे बॉर्डर पे जो जवान भाई होते हैं, वो ऊंट से क्या करते हैं? ऊंटों की गश्त लगाते हुए क्या करते हैं? रक्षा करते हैं, ठीक है। ठंडी रात में ये ऊंट 100 से लेकर 140 किलोमीटर तक आसानी से चल सकता है, ठीक है। 100 से 140 किलोमीटर तक आसानी से चल सकता है। ये विशेषता ध्यान में रखना। पुलिस व सेना में भर्ती के लिए कौन से ऊंट काम में लिया जाता है? जैसलमेरी। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता है। अब देखिए कुछ नस्लें और बच जाती है। देखिए आगे, देखिए दोस्तों, कुछ 2-4 महत्वपूर्ण नस्लें और हैं और उनकी क्या है? विशेषताएं कम है। आप एक बात तो जरूर आपने सोची होगी कि इनकी विशेषताएं इतनी कम क्यों बताइए। दोस्तों मैंने फालतू विशेषताओं को नहीं लिखा है, केवल महत्वपूर्ण विशेषताओं को ही लिखा है। अब देखिए जो हमारी नस्लें बच गई थी, देखिए तीसरे नंबर की नस्ल हमारी मेवाड़ी। मेवाड़ी जो नस्ल है, इसकी उत्पत्ति उदयपुर का मेवाड़ क्षेत्र मानी जाती है और अरावली की पहाड़ियों में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। मुंह के नीचे का होंठ क्या होता है? लटका हुआ होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता है। मुंह के नीचे का होंठ इस नस्ल की विशेषता है महत्वपूर्ण। कृषि कार्य में बाहर ढोने के लिए उपयुक्त। अब आप ही बताइए, ये जो कृषि कार्य बाहर ढोने के लिए उपयुक्त, ये जो विशेषता है, अब इससे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऐसा पूछा जा सकता है कि भाई कृषि कार्य बाहर ढोने के लिए कौन सी नस्ल काम में लेते हैं? तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं? कंफ्यूजन होता है इनमें। देखिए दोस्तों, इसके बाद देखिए नाचना ऊंट, ऊंट की सबसे अच्छी नस्ल, ठीक है दोस्तों, ऊंट की सबसे अच्छी नस्ल। और विश्व में सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? बीकानेरी। दौड़ने के लिए विश्व प्रसिद्ध। आपसे पूछा जा सकता है कि दौड़ने के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल कौन सी है? नाचना, ठीक है।
इसके बाद देखिए गोमट, इसकी उत्पत्ति फलोदी जोधपुर में मानी जाती है। सवारी के लिए सबसे अच्छी नस्ल होती है। क्या सवारी के लिए सबसे अच्छी नस्ल होती है? ये दो महत्वपूर्ण जानकारी और है। देखिए दोस्तों, ऊँट की जो कुबड़ होती है वो आहार को व्यक्त करती है। यदि ऊँट की कुबड़ हष्ट पुष्ट होगी तो आप उसको आहार अच्छी तरह से खिला रहे हैं, और यदि सिकुड़ी हुई होगी या कमजोर होगी तो क्या है, आहार की मात्रा आप कम दे रहे हैं। ऊँट रोजाना 18 से 36 लीटर पानी पीता है। दोस्तों ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने ऊँट की प्रमुख नस्लें, उनकी विशेषताएं, ऊँट से संबंधित जो भी जानकारी है सभी जानकारी को यहाँ पर पढ़ लिया है। मेरे हिसाब से कोई जानकारी नहीं बची है। फिर भी यदि आपको कोई भी किसी भी चीज़ में गलती हो गई हो या फिर कुछ रह गया हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो। और इसके बाद देखिए दोस्तों, हम मुर्गियों की नस्ल पढ़ने वाले हैं और पूरी एनिमल हस्बेंड्री का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों लगातार देखते रहिए हमारी वीडियोज़ को, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।